ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। बिल्कुल बेस से हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। तो चैप्टर का नाम क्योंकि सॉल्यूशन है और आप जानते हैं सॉल्यूशन जो होता है वो कितने तरीके का या किस तरीके से मिलकर के बना होता है। देखो सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। पर उससे पहले सोल्यूट सोलवेंट को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सॉल्यूशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको हम कहाँ से शुरू करें। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। हम जानते हैं कि किसी मैटर की कितनी फेज होती हैं। अब मैटर को क्लासिफिकेशन करने के हमारे पास दो अलग अलग तरीके होते हैं। पहला हमारे पास होता है फिजिकल मेथड, यानी कि अगर हम बात करें मैटर की तो मैटर की बात करने से पहले हमें ये बताना होगा, क्योंकि हमें समझना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें पहले मैटर के बारे में पहले अच्छे से समझना होगा। वैसे तो क्लास 11th में हम मैटर के बारे में जानते हैं, पर हमें एक बार फिर रिवाइज भी कर लेंगे और सारी बातों को समझ भी लेंगे और हमारे सॉल्यूशन में फिर हमें समझने का बिल्कुल इंटरेस्ट भी बनेगा। तो हम बिल्कुल इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मैटर को क्लासीफाई कैसे कर सकते हो भाई? देखो मैटर को क्लासीफाई करने के दो आपके पास तरीके। फर्स्ट आपके पास वही फिजिकल मेथड, यहाँ पर फिजिकल, और सेकंड आपके पास है केमिकल मेथड। क्या है अपने पास? केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड के बिहाफ पर या फिजिकल के बिहाफ पर आप देखें, फिजिकल के बिहाफ पर मैटर तो 5 टाइप का होता है, पर हम मेनली 3 मुद्दे पे ही 3 टाइप के मैटर की बात करेंगे। पहला हमारे पास होता है सॉलिड, और दूसरा हमारे पास होता है लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड, और थर्ड हमारे पास होता है गैस। और वैसे मैटर की 5 स्टेट होती हैं। जो हमारे पास 4 आपके पास है वो प्लाज्मा। क्या है हमारे पास? प्लाज्मा। और जो 5th है आपकी वो आपके पास आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। तो प्लाज्मा तो और बोस आइंस्टाइन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इन पे अभी काम चल रहा है तो इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बस ये बताना चाहते हैं कि सॉल्यूशन का किस तरीके से बेस होता है, क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सॉलिड स्टेट में उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अब लिक्विड के अंदर आप जानते हैं लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी होती है और लिक्विड की एक शेप फिक्स नहीं होती है। तो शेप फिक्स नहीं होती है तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा और उसे हम लिक्विड बोल देते हैं। परंतु जब हम उस लिक्विड को फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी की बात करना चाहते हैं, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे बात करना चाहते हैं, तो हमें ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको आइडेंटिफाई करना। पर उससे पहले हम ये बता दें आपको, जो हमारे पास केमिकल है, केमिकल क्लासिफिकेशन है, उसके बिहाफ पर देखें तो हमारे पास कोई भी मैटर होता है वो 2 तरीके से मिलकर के बना होता है। एक प्योर सब्सटेंसेज और एक होता है आपके पास में क्या? मिक्सचर। क्या होता है आपके पास में? मिक्सचर। और मिक्सचर के बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हो क्या कि मिक्सचर होता है 2 टाइप का। फर्स्ट आपके पास होता है होमोजीनस और सेकंड आपके पास होता है हेट्रोजीनस। क्या होता है जी? हेट्रोजीनस मिक्सचर। यहीं से हमें बात को समझ में आएगी। सॉल्यूशन भी एक तरीके का होमोजीनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन भी एक तरीके क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है। अब प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो ये आपके पास पहले होते हैं क्या? एक तो होता है आपके पास एलिमेंट और एक होता है आपके पास कंपाउंड। अगर हम कंपाउंड को भी क्लासीफाई करें तो इसको भी हम 2 तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं। एक आपके पास होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड
और एक होता है आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये अगर हम एलिमेंट को देखें तो ये 3 टाइप्स है, एक मेटल प्रवृत्ति के, नॉन मेटल प्रवृत्ति के और मेटलॉइड, और आपके पास में यहाँ पर आ गया मेटलॉइड। तो हम यहाँ पर ये पूरा मैटर का क्लासिफिकेशन कर पाए हैं। पर इससे सॉल्यूशन का क्या है, सिंपल सी बात है कि सॉल्यूशन का क्या लेना देना है, क्योंकि मैटर को समझने से हमें फायदा सॉल्यूशन से कितना मिल रहा है। मैंने अभी बात की आपसे कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, और लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी होती है, ये मैंने बात की है। और फ्लूइडिटी और दूसरी बात मैंने बात की है कि लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, उसे हम लिक्विड बोल देते हैं। परंतु जब हम इस लिक्विड की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी की बात करना चाहते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करना चाहते हैं, तो हमें उसकी केमिस्ट्री जाननी होगी। और जब किसी भी चीज़ की केमिस्ट्री जानने के लिए हम कोई भी एफर्ट करते हैं तो हमें उसकी बेसिक चीज़ें जाननी होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम बात करेंगे। जब हम बच्चे थे तो मैथ सीखने के लिए हमने पहले काउंटिंग सीखी, फिर जोड़ घटाव, ये मल्टीपल, ये सब करने सीखे। आफ्टर दैट हम उसे आगे बढ़ते गए। इसी प्रकार से हमारी केमिस्ट्री में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और सॉल्यूशन को जानने के लिए 2 कॉन्सेप्ट दिए गए। सॉल्यूशन को जानने के लिए 2 कॉन्सेप्ट दिए गए। अब उन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे और किस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा प्रेफर किया गया और क्यों किया गया। तो हम सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं और सॉल्यूशन में कौन कौन से 2 कॉन्सेप्ट आए। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो आया आपका मोल कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा आया, जिससे हमने बोला मोल कॉन्सेप्ट। वैसे तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट पे वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं, बहुत सारी वीडियो आपको मोल कॉन्सेप्ट की मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो पहला कॉन्सेप्ट आया हमारा मोल कॉन्सेप्ट और दूसरा आया आपके पास इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आया आपके पास। अब ये जो मोल कॉन्सेप्ट होता है ये काफ़ी इजी होता है और इसे मोस्टली हम इसका उपयोग करते हैं, इसको यूज करते हैं। किसका? मोल कॉन्सेप्ट का। इसका हम यूज करते हैं क्या सॉल्यूशन में, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप इसको सीखो, और सीखने के लिए आप मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बारे में पढ़ो, उसको अच्छे से। जब आपको समझ आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा और इजी तरीका आपके पास में मिल जाएगा। तो जो मोल कॉन्सेप्ट है ये एक इजी मेथड होता है कंपैरिजन टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर। तो जनरली क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, मोल कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। मगर हम तो बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन के अंदर हमने कितनी बातें बताई आपको? 2 बातें बताई। पहले बताया हमने सॉल्यूट और दूसरा हमने बताया सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, यहां पर बात की जा रही है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन कैसे बना। तो सिंपल सी बात, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे करके बात कर रहा हूँ। ये मैंने एक बीकर लिया, यहाँ पर ये बीकर मैंने ले लिया है और उस बीकर के अंदर पहले कुछ वाटर मैंने डाल दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ वाटर डाल दिया है, साथ में मैंने ऐड किया सम शुगर या शुगर क्रिस्टल कुछ मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो अब सिंपल सी बात है भाई, देखो ये वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है, ये शुगर है जो सॉलिड फॉर्म में है, ये वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है और जो ये शुगर है जो आपके पास सॉलिड फॉर्म में है। सोल्यूट को वेट के आधार पर कभी भी देखा नहीं जा सकता। सोल्यूट को वेट के आधार पर कभी नहीं देखा जा सकता। सोल्यूट को फेज के भी यहाँ पर देखा जा सकता है। सोल्यूट को अमाउंट के आधार पर पहचाना जा सकता है। अब हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर पहले से डाला हुआ है, उसके बाद में हमने डाला यहाँ पर शुगर। क्या डाला हमने? शुगर। तो शुगर
को हमें वेट के आधार पर निर्धारित नहीं करना है, बल्कि अमाउंट के आधार पर पहचाना जाता है। अमाउंट कम होती है जनरली केस में, अमाउंट जहाँ पर कम होती है वहाँ सोल्यूट को मान लिया जाता है, और जिसमें अमाउंट ज़्यादा होती है उसको हम सोलवेंट अक्सर मान लिया करते हैं। अक्सर हम क्या है, सोलवेंट मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट प्लस सोलवेंट दो चीज़ें हुई। अब पहली बात तो आज से ये बिल्कुल बंद कर दीजिए कि सोल्यूट या सोलवेंट को वेट के आधार पर कैलकुलेट नहीं किया जाता है, बल्कि अमाउंट के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले हमें इन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है। आप एक एग्जाम्पल मैंने आपको जो लिया है वो लिया है मैंने क्या, एक शुगर के कुछ क्रिस्टल मैंने वाटर के अंदर डिजोल्व किए हैं। और वर्ड मैंने बोला डिजोल्व। भाई डिजोल्व वर्ड कब यूज किया जाता है? पहली बात मैं वर्ड बोल रहा हूँ डिजोल्व, ध्यान देना आप बात बिल्कुल। मैं एक एक वर्ड को बोलूँगा और उसी को समझाता हुआ आपको समझ में आ जाएगा। डिजोल्व वर्ड कब यूज किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, डिजोल्व वर्ड तभी यूज किया जाएगा जब आपके पास एक कंपोनेंट आपके पास सॉलिड फॉर्म में होगा और दूसरा कंपोनेंट आपके पास लिक्विड फॉर्म में होगा, या एक कंपोनेंट आपके पास लिक्विड फॉर्म में होगा और दूसरा कंपोनेंट आपके पास गैस फॉर्म में होता है। कभी भी देखो, आप ध्यान से समझना, फेज के बिहाफ पर डिजोल्व को आप बता सकते हो। फेज के बिहाफ पर, फेज का मतलब फेज होती है आपके पास 5, आपको डिस्कस करनी है फिजिकल फेज केवल 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कभी भी डिस्प्रिन को वाटर के अंदर डिजोल्व करिए आप, तो कभी भी किसने ये नहीं बोला कि मिक्स कर दो आप। डिजोल्व वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि डिस्प्रिन की जो टैबलेट है वो सॉलिड है और वाटर में आप डिजोल्व कर रहे हो वो लिक्विड है। ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर, कभी नहीं कहते कि ऑक्सीजन गैस मिक्स इन वाटर, क्योंकि फेज अलग अलग है। जब फेज अलग होती है, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, तब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिजोल्व। तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। फिर वहीं पर आ रहे हैं हम इसी मुद्दे पर। तो वर्ड डिजोल्व आपको समझ आ गया। अब हम आ रहे हैं फिर दोबारा सॉल्यूशन के अंदर। अब सॉल्यूशन के अंदर शुगर को डिजोल्व किया वाटर के अंदर, शुगर को डिजोल्व किया वाटर के अंदर। डिजोल्व बोल सकते हैं क्योंकि जो शुगर है अपना वो सॉलिड फॉर्मेट में है और जो लिक्विड है वो वाटर है। वाटर क्या है? लिक्विड है। जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में या किसी लिक्विड को गैस में मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिजोल्व। क्या बोलते हैं? डिजोल्व। तो शुगर डिजोल्व इन वाटर। जब शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दिया गया, आप देखेंगे कि शुगर के क्रिस्टल पूरी तरीके से वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं। अब शुगर के जो बड़े बड़े साइज के क्रिस्टल थे, अब हमें वो बड़े बड़े साइज के क्रिस्टल हमारी नेक से, हमारी आई से हमें दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अब हम सिंपल सी बात एक बात बोलें, जो हमें आई से दिखाई नहीं दे रहे हैं, सोल्यूट के पार्टिकल, यानी कि शुगर क्या है? सोल्यूट है, और आपके पास वाटर क्या है? सोलवेंट है। सो शुगर के पार्टिकल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से इंटरकैलरी स्पेस में चले गए हैं, अब वो पूरी तरीके से घुल गए हैं। तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो आपके पास में कि जो मिक्सचर है वो होमोजिनस है और जो शुगर क्रिस्टल है वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड होल जो सोलवेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम इन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि सोल्यूट सोलवेंट क्या होता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी ऑफ द फिजिकल मेथड, जैसे फिल्ट्रेशन, आपके सेटलिंग, सेंट्रीफ्यूगिंग। इन प्रोसेस से हम जो शुगर के क्रिस्टल को दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। अगर हम फिजिकल मेथड से इन्हें दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम कहेंगे कि ये आपके पास में सॉल्यूशन बना है। और सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपके पास में? होमोजिनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होमोजिनस। अब होमोजिनस में क्या होता है? सोल्यूट के पार्टिकल पूरी तरीके से क्या होते हैं? वो यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, पहला क्या है, पहला है शुगर और दूसरा वाटर आपके पास में। शुगर सोल्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन, अगर मैं शिकंजी बनाऊं घर पे तो मैंने वाटर डाला, फिर शुगर डाला, अब हल्का सा मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, सोल्ट और डाल दिया यहाँ पर। अब कंपोनेंट कितने हो गए, कंपोनेंट तो हो गए 3। पहला आपके पास में वाटर, सेकंड आपके पास शुगर, थर्ड आपके पास में हो गया सोल्ट, तो टर्नरी सॉल्यूशन हो गया ये आपके पास में। अगर मैंने क्या किया, थोड़ा लेमन जूस डाल दिया जी, यहाँ पर लेमन जूस डाल दिया, यहाँ पर मैंने लेमन जूस डाल दिया। अब लेमन जूस डालने के फोर्थ कंपोनेंट आ गया, अब क्वार्टनरी सॉल्यूशन हो गया आपके पास में। क्या हो गया, क्वार्टनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में कंपोनेंट केवल 2 हैं तो बाइनरी, अगर सॉल्यूशन में कंपोनेंट जो है 3 हैं तो टर्नरी, अगर आपके पास 4 है तो क्वार्टनरी। ऐसे ही सॉल्यूशन में कंपोनेंट की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम इसको बाइनरी से टर्नरी, क्वार्टनरी और पेंटनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मैं इसको रफ करता हूँ और आपको समझाने की बिल्कुल पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ। तो अब तक ये जाना जा चुका है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है और होमोजेनस मिक्सचर में 2 पार्ट सोल्यूट और सोलवेंट होते हैं। अब सोल्यूट मैंने बोला कि जनरली लोग ये कहते हैं कि सोल्यूट को पहचानने का 2 तरीके हमारे पास हैं। पहली, इस बनने वाले सॉल्यूशन की जो फेज होती है, फेज अगर लिक्विड है तो सोलवेंट भी लिक्विड ही होगा, अगर फेज सॉलिड है तो सोलवेंट भी आपके पास में सॉलिड ही होगा। एक तो ये सबसे आसान तरीका होता है, और एक तरीका ये होता है कि सोल्यूट की अमाउंट, बस ध्यान से सुनना ये बात, सोल्यूट की अमाउंट स्मॉलर क्वांटिटी में होगी। अगर स्मॉलर क्वांटिटी में होती है तो जनरली ये माना जाता है स्मॉलर अमाउंट बाय मास। क्या हो गया, स्मॉल अमाउंट बाय मास। अगर मास के बिहाफ पर स्मॉल अमाउंट में है तो वो सोल्यूट होगा, पर हर एक जगह लागू नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जहां पर आप सोल्यूट और सोलवेंट को पहचान ही ना पाओ, तो उस केस में नहीं, पर मैं जनरली बात कर रहा हूं। सोलवेंट जनरली डिसॉल्व करता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सोलवेंट सॉल्यूशन के फेज पे भी बिहाफ पर भी निर्भर कर लेता है। सोलवेंट जनरली डिसॉल्व करता है। पानी में मैंने शुगर को डाला तो पानी, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, शुगर को उसके अंदर हमने डाला तो शुगर सॉलिड होता है और वाटर आपके पास लिक्विड होता है। तो सिंपल सी बात है, जो बनने वाला सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड होगा। सॉल्यूशन लिक्विड है तो क्या होगा, सोलवेंट भी लिक्विड होगा। सोलवेंट जनरली डिसॉल्व करता है और जो डिसॉल्व होता है वो सामान्यतः जनरली उसे सोल्यूट बोला जाता है। जब सोल्यूट सॉलिड में होता है, जब सोल्यूट सॉलिड में होता है तो वर्ड हम बोलते हैं डिसॉल्व हो रहा है। क्या वर्ड बोलते हैं, डिसॉल्व हो रहा है। पर जब दोनों लिक्विड होते हैं तो वर्ड डिसॉल्व नहीं बोला जाएगा। दोनों गैस होते हैं तो जनरली वर्ड जो लिक्विड डिसॉल्व नहीं बोला जाएगा। दोनों यदि सॉलिड हो तो वर्ड डिसॉल्व नहीं बोला जाएगा, तब वर्ड क्या बोला जाएगा, तब बोला जाएगा मिसिबल। मिसिबल वर्ड कब बोला जाएगा, मिसिबल, ध्यान से समझना, मिसिबल वर्ड कब बोला जाएगा। मिसिबल वर्ड तभी बोला जा सकता है जब सोल्यूट और सोलवेंट सेम फेज में होते हैं। सोल्यूट और सोलवेंट सेम फेज में होते हैं तब हम ये बोलते हैं कि अब डिसॉल्व वर्ड कभी नहीं बोलेंगे। अब बोलेंगे हम यहाँ पर क्या है, अब बोलेंगे हम यहाँ पर कि जो मिसिबल है, क्या है, मिसिबल। मैंने अब तक बताया आपको कि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि सोल्यूट और सोलवेंट को पहचानना केवल अमाउंट के आधार पे होता हो। तो एक क्वेश्चन करा के बाद में बताना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरे पास, अ सॉल्यूशन कंटेन, देखो ध्यान से, अ सॉल्यूशन कंटेन, एक सॉल्यूशन है मेरे पास और सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है 30 ग्राम
30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम यूरिया है, यूरिया डिजोल्व इन सारी बात क्वेश्चन में लिखी होती है, डिजोल्व इन 27 ग्राम वाटर, 27 ग्राम वाटर। अब देखो बड़ी आसान सा न्यूमेरिकल्स और बहुत आसान सी बात, बिल्कुल सिंपल सा तरीके में आपको समझ आ जाएगी। पहली बात यहाँ पर अब देखो जनरली, अब देखो 30 ग्राम यूरिया है और 27 ग्राम वाटर है, तो मैंने आपको बोला था सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। तो जनरली मैंने अभी बोला था कि स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए। भाई स्मॉल क्वांटिटी में तो 27 है, 27 ग्राम वाटर है ये, तो ये सोल्यूट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। और ये कितना है, 30 ग्राम यूरिया है, 30 ग्राम क्या है, यूरिया है। तो ये तो गलत बात है कि इसमें तो पहचान पाएंगे नहीं। अब देखते हैं कि ये बात गलत है कि ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या है सोल्यूट को सोलवेंट को मिलाना है, पर मुझे ये पहचान ही नहीं आ पा रही है कि सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है। देखो सिंपल सी बात है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर अमाउंट नहीं देख सकते हम, इस केस में हम अमाउंट नहीं देख सकते। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स देखने पड़ेंगे। क्या देखना पड़ेगा, मोल्स। देखो कैसे देखते हैं। तो एक सॉल्यूशन मेरे पास है और सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक मेरे पास है सोल्यूट और दूसरा मेरे पास क्या है, सोलवेंट है। अब मैं फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि जो लेस क्वांटिटी में है वो सोल्यूट है, यानी कि 27 ग्राम, मैं 27 ग्राम वाटर को सोल्यूट मान लेता हूँ। पर ये बात ठीक है नहीं है, बाद में पता चलेगा। तो वाटर को पहचानना, अब क्या सोल्यूट को मैं अमाउंट के बिहाफ पे पहचान रहा हूँ, तो ये गलत है मेरा तरीका है, ठीक है। इसको सोलवेंट मैंने क्या मान लिया, 30 ग्राम मैंने मान लिया यूरिया, क्या मान लिया, यूरिया। अब सिंपल सी बात में अभी मैं कंफ्यूजन में हूँ, पर मैं इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। दूसरी बात इसके बिहाफ पर ये, दूसरी बात में यूरिया है जो सॉलिड में पाया जा रहा है, ये यूरिया 30 ग्राम है। यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, ये बात बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 ग्राम यूरिया है, NH2CO यूरिया का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ये सॉलिड है, अभी मैंने बोला कि जो सॉलिड होता है वो सोल्यूट होता है, और यहाँ से ये पता चला 27 ग्राम जो है वाटर है, ये आपके पास में क्या है, जो वाटर है ये आपके पास में क्या है, वो सोलवेंट है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, एक अमाउंट के बिहाफ पर कहें तो ये सोल्यूट है, और अगर फेज के बिहाफ पर कहें तो ये सोलवेंट है। तीसरी पहचान हमें आपके पास क्या हो सकती है कि अगर हम यूरिया को वाटर में घोलेंगे, यानी कि यूरिया लिया आपने और वाटर लिया आपने, तो इनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड होगा। क्या होगा, वो लिक्विड होगा। तो सिंपल सी बात है, जो सॉल्यूशन है अपनी, सॉल्यूशन की फेज क्या है, सॉल्यूशन की फेज है लिक्विड, तो आपके पास सॉल्वेंट की फेज भी क्या है, लिक्विड होनी चाहिए। तो इसके बिहाफ पे तो वाटर भी आपके पास में क्या है, सोलवेंट है। इसके बिहाफ पर क्या है, वाटर क्या है, सोलवेंट है। एक और तीसरा तरीका होता है, मैं इन दोनों के मोल्स निकाल लूँ, N=W/M, N=W/M। तो W कितना है, वेट कितना है, 27 ग्राम, और वाटर का जो मोलिकुलर मास होता है, मोलिकुलर मास ऑफ H2 कितना होता है, 2 + 16 यानी कि 18। तो M की जगह क्या रख लूँगा मैं, 18। इसको अगर डिवाइड करता हूँ मैं, तो N की वैल्यू आती है 1.5 समथिंग, कितनी आती है, 1.5। अब दूसरी बात, अब यहाँ मोल्स निकालूँ W/M, तो W कितना है, 30, और M कितना है, यूरिया है मेरे पास। यूरिया का मुझे मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा, कितना होता है यूरिया का, NH2CO NH2। तो नाइट्रोजन होता है हमारे पास कितना, 14, और यहाँ पर आपके पास से 2 नाइट्रोजन 28 + 4 + कार्बन 12 + 16 यानी कि 62 आ गया मेरे पास। कितना आ गया मेरे पास, 62 आ गया आपके पास में। तो यहाँ क्या करूँगा, 62, जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.48, कितना आएगा, 0.48।
मोल आएंगी, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू है इसलिए इन दोनों की कोई यूनिट नहीं होगी, अब n की वैल्यू कितनी आ रही है 0.48, कितनी आ रही है 0.48, ये कितनी वैल्यू है 0.48, और ये कितनी n की वैल्यू है 1.5। तो भैया सिंपल सी बात है, सोल्यूट हमेशा वो होता है जिसमें मोल्स कम होते हैं, तो मोल्स कम किस हैं, इसमें लेस मोल्स हैं, क्या है लेस मोल्स है, तो ये क्या है यूरिया, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर ये यूरिया जो होगा वो आपके पास में क्या होगा सोल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा आपके पास में सोलवेंट होगा, वाटर क्या होगा। अभी तक आपने देख लिया कि हमेशा अमाउंट पर ही निर्भर नहीं करती सोल्यूट की वैल्यू, पर जो सामान्यतः हमें देखने को मिलता है कि अगर दोनों फेज सेम होती हैं तो वर्ड मिसिबल या मिक्स यूज किया जाता है। अभी तक हमने बताया अगर वाटर प्लस अल्कोहल, जैसे मान लो हमने वाटर लिया और इस वाटर में अल्कोहल मिलाया, अब ये वाटर क्या होता है, ये भी लिक्विड होता है, अल्कोहल क्या होता है, ये भी लिक्विड होता है। तो यहाँ पर हम डिसोल्व वर्ड इस्तेमाल नहीं करते बल्कि मिसिबल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो फेज के आधार पर भी पहचाना जा सकता है। सॉलिड हमेशा सामान्यतः सोल्यूट हुआ करता है, क्या हुआ करता है सोल्यूट, और लिक्विड जो होता है जनरली क्या होता है वो सोलवेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है जब किसी सॉलिड को हमेशा लिक्विड में मिलाया जाए। सॉल्यूशन सोल्यूट और सोलवेंट सेम फेज में होते हैं तो अमाउंट के आधार पर भी पहचाना जा सकता है, कम अमाउंट ऑफ मास वाला कंपोनेंट क्या होगा वो सोल्यूट होगा। अभी तक हमने सिर्फ इतनी सी बातें ही बताई हैं आपको कि क्या सोल्यूट और सोलवेंट की पहचान किस किस आधार पर कर सकते हैं, परंतु जब फेज और अमाउंट दोनों इक्वल आ जाएं, जैसे हमने अभी बनाया वाटर और अल्कोहल, यहाँ पे ले लिया मैंने 50 ml वाटर और 50 ml अल्कोहल, दोनों को मिलाया तो यहाँ पर क्या हो गया अमाउंट भी दोनों की सेम, फेज भी दोनों की सेम, अमाउंट भी दोनों की सेम और फेज भी दोनों की सेम या इक्वल आ जाएं, तब आप इसको कैसे पहचानोगे, तब फिर वही मोल कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि मोल कॉन्सेप्ट आप उसी को फॉलो करेंगे। जैसे 50 ml अल्कोहल 50 ml वाटर दोनों को मैंने ऐड किया, अब मुझे फिर वहीं पर पहचानना है कि 50 ml वाटर में कौन सा सोल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा, अल्कोहल या वाटर। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिया 50 ml अल्कोहल का फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ C2H5OH, और यहाँ पर मैंने 50 ml वाटर दोनों को ऐड किया। अब कई लोग कहते हैं सर ये तो ना उसके बिहाफ पे कर लो, आपकी वाटर यूनिवर्सल सोलवेंट होता है तो इसलिए इस्तेमाल कर लो। आपको कैसे पता कि यूनिवर्सल सोलवेंट होता है, अभी तो आपने सॉल्यूशन जस्ट स्टार्ट किया, अभी तो आपको कुछ नहीं पता। तो आप सिंपल सी बात है भाई, ये हमारे पास C2H5OH, इसका मास निकाल लो सबसे पहले, 2 × 12 मोलिकुलर मास प्लस 5 × 1 प्लस 16 + 1, यहाँ पर आपने मास यहाँ पे निकाल लिया तो आपके पास कितना हो गया, यहाँ पे 24 + 5 + 16 + 1 आपके पास हो गया है 46। कितना आ गया आपके पास में 46। अब फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लो आप वाटर का H2O, 2 + 16 तो आपने निकाला 18, यहाँ पर आ गया आपके पास में। अब आप जानते हैं कि जो आपको गिवन होगी, जो आपके पास अल्कोहल की डेंसिटी होती है वो होती है 0.80, कितना
0.80 ग्राम पर मोल, कितने ग्राम पर मोल में दिए आपके पास में डेंसिटी, ग्राम पर मोल में आपको दिए यहाँ पर डेंसिटी। और जो वाटर की डेंसिटी है वो होती है आपके पास में 1.0 ग्राम पर मोल में। यहाँ पर ये डेंसिटी आपके पास होती है, यहाँ पर ग्राम पर ml में होगी, ग्राम पर। भाई डेंसिटी इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ml में होगी, यहाँ पर ये ml में होगी। डेंसिटी इक्वल टू 0.80 ग्राम पर ml, ये आपको डेंसिटी गिवन है। तो यहाँ से आप दोनों का मास निकाल सकते हो चाहे तो मास, तो मास डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से आप मास निकाल सकते हो, जो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आपके पास में है, वॉल्यूम यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है भाई, डेंसिटी कितनी है आपके पास में, डेंसिटी आपके पास में है 0.80 और आपके पास में मास कितना है, मास है, वॉल्यूम है आपके पास 50, तो आपके पास डेंसिटी इसकी मल्टीप्लाई करके 40 ग्राम आपके पास में, ये आपके पास में मास आ गया है। कितना आ गया, मास आ गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पर 1 इंटू 50, तो आपका 50 ग्राम आ गया आपके पास में। जब आपके पास 50 ग्राम आ गया ये आपके पास में, तब आप क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे, n इक्वल टू W अपॉन m से, मोलर मास से। तो W कितना आपके पास 40 ग्राम, मास आपने निकाला 40, और मोलर मास कितना आपके पास में यहाँ पर 46। जब इसको आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 0.86, कितनी आएगी 0.86। और यहाँ पर जब आप इसको करेंगे तो ये हो गया n इक्वल टू W अपॉन m से, तो आपके पास आ गया W कितना है जी 50 ग्राम, और ये कितना 18 में उसको डिवाइड करेंगे, जब आपके पास वैल्यू आएगी 2.7 मोल्स, कितनी आई 2.7 मोल्स। तो मोल कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर ये वाला मोल जो है ये लेस क्वांटिटी में है, और ये लेस क्वांटिटी में होने की वजह से ये क्या माना जाएगा आपका, ये माना जाएगा आपका सोल्यूट, क्या माना जाएगा आपका सोलवेंट। और इसके जो मोल्स हैं वो लार्जर क्वांटिटी में है, ये आपके माने जाएंगे सोलवेंट, क्या माना जाएगा ये आपका सोलवेंट। तो यानी कि मोल के बिहाफ पर भी, मोल के बिहाफ पर आपने ये पहचान लिया कि सोल्यूट क्या होगा और सोलवेंट क्या होगा, सोल्यूट क्या होगा और आपके पास में सोलवेंट क्या होगा। तो अमाउंट ऑफ मास, अब तक कितनी बातों में क्या पता चला, अमाउंट ऑफ मास या फेज के बिहाफ पर ये पहचाना जा सकता है, पर सारे रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे अभी तक मैंने 2 न्यूमेरिकल्स के बिहाफ पर आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये रूल सभी जगह इस तरीके से नहीं होते, मगर मोल कॉन्सेप्ट के मेथड से शुरू में ही मैंने अपने आप को बात बताई थी कि मोल कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर ये बता पाना बड़ा आसान होता है कि सोल्यूट और सोलवेंट का क्या रोल होता है। तो 100% आपको यहाँ तक सोल्यूट और सोलवेंट की पहचान करनी आ गई होगी। ये सॉल्यूशन की मेरी फर्स्ट वीडियो है, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप इसे हर उस बच्चे तक शेयर करें जिसे आप ज़रूर महसूस समझते हैं या जो ट्यूशन को अफोर्ड नहीं करते हैं। आगे वाली मेरी वीडियो सॉल्यूशन की वीडियो आएंगी और मैं बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा आपको सॉल्यूशन को समझाने की। अभी तक सिर्फ आज की वीडियो में मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं। सोल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या है, सॉल्यूशन किस तरीके से बनता है, होमोजेनस होता है कि हेटेरोजेनस होता है, और डिसॉल्व क्या होता है, मिसिबल क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।